कस्टमर को हमारे यहाँ पे हमारे प्रोफेशन में जहाँ क्लाइंट बोलते हैं तो क्लाइंट को सर्व करना मतलब नेशन को सर्व करना और नेशन को सर्व करना मतलब अपने आप को सर्व करना। एमएसएमई से रिलेटेड टॉपिक है और सीजीटी एमएसएमई से टॉपिक है। इंडिया में ग्रोथ के लिए क्लाइंट्स को फंड करिए, उसके लिए हम एक गारंटी फीस क्लाइंट से ले रहे हैं। फाइनेंस में भी कई लोगों से डील करता हूँ तो मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली कोलेटरल नहीं है। माइक्रो और स्मॉल में जो है वो ज़्यादा सब्सिडी का मैटर है, बाकी तो जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी बैंक का सिस्टम होता है उसके हिसाब से बैंकर देखता है कि उसको सीजीटी से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। सो आज के हमारे गेस्ट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय जैन जी। बेसिकली वो बीकॉम और सीए करे हुए हैं। पिछले 35 साल से वो टैक्सेशन और फाइनेंस के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने डिटेल में बात की है एमएसएमई के बारे में, सीजीटी एमएसएमई स्कीम क्या होती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ क्या हैं, आपकी बैलेंस शीट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिज़नेस में, और आपकी टीम के अंदर एक सीएफओ का होना ज़रूरी क्यों है, और ये सीएफओ होता कौन है और आपको किस तरह से इसको चुनना चाहिए या बनाना चाहिए। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज लास्ट के सेक्शन में सर ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नगेट्स बताए हैं जो कि आपके बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं विदाउट एडिंग एनी कॉस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। तो सर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपकी शुरुआत से। तो ये सारी कहानी की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा, मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार करें। प्रोफेशन से चूँकि जैसा आपको पता ही है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जर्नी की शुरुआत तो कॉमर्स ग्रेजुएशन करके हुई, आर्टिकलशिप बॉम्बे में की और उसके बाद में सीधा प्रैक्टिस में आने का मन था। तो जब तक एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तब तक सीए के ऑफिस में काम करते रहे और उसके बाद में जिस दिन सीए हो गए उसके बाद में सीओपी लेके और प्रैक्टिस चालू कर दी। कस्टमर को हमारे यहाँ पे हमारे प्रोफेशन में जहाँ क्लाइंट बोलते हैं तो क्लाइंट को सर्व करना मतलब नेशन को सर्व करना और नेशन को सर्व करना मतलब अपने आप को सर्व करना। इस तरीके से जो है वो हमने काम की शुरुआत की और मेरे हिसाब से आज मुझे 1989 से जब ज्वाइनिंग की थी तो उस बात को लेकर आज 35 ईयर्स हो गए। सो वी आर सर्विंग एंड सो फार वी हैव सर्व्ड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट सो फार। वंडरफुल वंडरफुल। तो जैसे सर हमारा टॉपिक आज है ना, एमएसएमई से रिलेटेड टॉपिक है और सीजीटी एमएसएमई से टॉपिक है। तो सबसे पहले तो ये जो सीजीटी एमएसएमई है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? सीजीटी एमएसएमई इज़ अ क्रेडिट गारंटी है गवर्नमेंट की तरफ से क्लाइंट के लिए बैंकों को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और लेंडर्स होते हैं उनको कि भाई आप इंडिया में ग्रोथ के लिए क्लाइंट्स को फंड करिए, उसके लिए हम एक गारंटी फीस क्लाइंट से ले रहे हैं। और अगर इन केस कुछ अकाउंट अगर आपके अनफॉर्चुनेटली ख़राब होते हैं तो आप जितनी रिकवरी कर पाएंगे उसके बाद में जितनी रिकवरी बचेगी उसके लिए हम ये एक इंश्योरेंस फीस ले रहे हैं। वी विल मेक इट गुड। ऐसा दैट विल नॉट बी फुल्ली कवर्ड, दैट विल बी सर्टेन परसेंटेज कवर रहता है वो भी ऐसा। तो इसमें जो कवर रहता है वो कितने अमाउंट तक का कवर रहता है? प्रेजेंटली इट इज़ अप टू 5 करोड़। ओके। अर्लियर इट वॉज 2 करोड़, उसके पहले 1 करोड़ था और उससे पहले तो 50,000 70,000 भी था जिस टाइम पे DICGC नाम होता था इसका। अभी CGT MSE नाम है। तो 5 करोड़ रुपए तक के लोन्स के लिए बैंक को जो है वो सिक्योरिटी कवर गवर्नमेंट देता है, उसकी गवर्नमेंट जो है वो ईयरली फ़ीस चार्ज करती है। ओके। CGT MSE फ़ीस बोलते हैं और बैंकर उसको कस्टमर के अकाउंट पे चार्ज करके हर महीने हर जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग है या जब भी बैंकर का रिन्यूअल ड्यू होता है तो उसको काट के कस्टमर को डेबिट करके गवर्नमेंट को रेमिट करते हैं। ये फ़ीस कितनी रहती है जनरली? इट वेराइज बैंक टू बैंक, क्योंकि बैंक ने उन बैंकों को रिस्क कितना क्लेम किया है उसके बेसिस पे रहता है। इट वेराइज के एमएसएमई को थोड़ा कम रहता है एंड बड़े टिकट साइज एंड अलग अलग एक उनका फार्मूला है। तो ऑलमोस्ट इट गोज़ अराउंड 1%, मैक्सिमम अप टू 2%। 1 से 2% के बीच में वेरी करता है। तो ये नॉन एमएसएमईज को भी मिलता है सीजीटी एमएसएमई के अंतर्गत लोन? एमएसएमई के क्राइटेरिया ही अब इतने अच्छे हो गए हैं कि एमएसएमई जैसे जो है वो 50 करोड़ तक के बिजनेस को स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में कवर करते हैं, 100 करोड़ तक को करते हैं या 500 करोड़ तक को करते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज एमएसएमई में सब आते हैं। तो ये टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया रहता है 50 करोड़ 250 करोड़ तक का जो है वो जो टर्नओवर वाला है, और एक इन्वेस्टमेंट का है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़, इस तरीके से उन्होंने कुछ स्लैब्स बना रखे हैं। वो स्लैब्स के अंतर्गत जो है वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम
ये तीनों इंटरप्राइजेज होती है। तो माइक्रो और स्मॉल में जो है वो ज़्यादा सब्सिडी का मैटर है, बाकी तो जो है वो लार्ज कॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो भी बैंक का सिस्टम होता है उसके हिसाब से बैंकर देखता है कि उसको CGT से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ओके तो CGT MSME जो स्कीम है इसमें 5 करोड़ रुपए तक अनसिक्योर्ड लोन देती है बैंक्स, है ना, गवर्नमेंट से गारंटी लेके। एंड इट कैन बी हाइब्रिड ऑल्सो, मतलब अगर किसी पार्टी की अगर कोलेट्रल सपोज कम है तो किसी पार्टी को 8 करोड़ का लोन चाहिए एग्जाम्पल के लिए, उसके पास 2 करोड़ की कोलेट्रल है और बैंक चाह रहा है कि 50% कवरेज मिल जाए मुझे कोलेट्रल का, तो 2 करोड़ रुपया उन्होंने सिक्योर्ड ले लिया, 3 करोड़ रुपया उन्होंने अनसिक्योर्ड ले लिया। ऐसा भी करते हैं, हाइब्रिड मेथड इसको बोलते हैं। और बैंकर हाइब्रिड इसलिए चॉइस करता है कि उसके पास प्लांट एंड मशीनरी मॉर्गेज है, उसके पास उसकी प्राइमरी फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज है, प्लस उसने कोलेट्रल में उसके एनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं। इट कैन बी हाउस, शॉप, फैक्ट्री, गोडाउन, एनीथिंग, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू के अलावा जो अमाउंट कवर करना चाहता है बैंक, उसको CGT MSE कवर करता है। तो इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड मेथड। ओके सो अभी इसमें जैसे आपने बात बोली हाइब्रिड मेथड में भी फंडिंग होती है, तो CGT MSME और सिक्योर्ड लैंडिंग यानी कोलेट्रल लेके अगर बैंक फंडिंग कर रहा है तो बैंक के लिए प्रेफर्ड मेथड कौन सा है? CGT MSME वाला मेथड प्रेफर है या फिर वो इसमें मतलब जो कोलेट्रल लेके करना चाहता है, दोनों में से कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हैं बैंक अभी? बैंकर का प्रेफरेंस सिक्योर्ड के लिए जो रहता है, जो बैंक की स्कीम है उसमें सिक्योरिटी लेके रहता है, जस्ट बिकॉज के प्रमोटर का उस पर इंटरेस्ट बना रहे। प्रमोटर की अगर प्रॉपर्टीज़ लगी हुई हैं तो प्रमोटर ये सोचता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो मैं इस बिज़नेस को रन करके सक्सेसफुली मेरी प्रॉपर्टीज़ को मेरे हाथ में रखूँ। अगर प्योरली CGT MSE रहेगा तो ही विल शो कि भाई हम 2 पार्टनर थे, उस पार्टनर ने टाइम नहीं दिया, मैंने कैपिटल नहीं लगा पाया, ये हो गया वो हो गया करके किसी भी टाइप से अगर कोई मिसहैप होता है तो छोड़ के बाहर हो जाओ, क्योंकि बैंक वाला विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम यू बिकॉज आपकी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे मॉर्गेज नहीं है। तो इसलिए बैंकर चाहता है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो, उनको किसी भी चीज़ की बाद में रिकवरी प्रोसीडिंग्स ना करनी पड़े और गवर्नमेंट से क्लेम ना लेना पड़े और बिजनेस सक्सेसफुल हो। बैंकर की इंटेंशन हमेशा गुड होती है, उनको किसी कस्टमर को ये सोच के लोन नहीं देना होता कि ये अकाउंट बैड होने वाला है, बट ये गुड रहेगा तो उसके लिए प्रमोटर का इंक्लिनेशन, उसका हाउस प्रॉपर्टी, उसकी फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, कोलेट्रल सिक्योरिटी अगर है तो बैंकर भी जल्दी अच्छा लोन फास्ट प्रोसेसिंग करके कर सकते हैं। और दूसरी साइड में जो है वो क्लाइंट का इंटेंशन और इंटेग्रिटी जो रहती है वो टेस्टेड रहती है। किसी के पास प्रॉपर्टी है और वो देने के लिए मना कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, आप तो CGT MSE कवर कर लो, तो ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम बैंक एंड यू आर नॉट इंटेंडिंग टू इन्वॉल्व योर ओन प्रॉपर्टी जस्ट ड्यू टू द रिस्क ऑफ द बैड हैपनिंग्स इन द फ्यूचर। सो बैंकर ऑलवेज प्रेफर के मतलब कोलेट्रल हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो तो हाइब्रिड मेथड में जा सकता है या फिर फुल्ली अनसिक्योर्ड में जा सकता है। एक सर से क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, क्योंकि कई हम लोग, चूँकि मैं तो फाइनेंस में भी कई लोगों से डील करता हूँ, तो मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्चुअली कोलेट्रल नहीं है ना, और बैंक उनको इतनी ईजीली CGT MSME में कवर में फंडिंग देते भी नहीं है ना, क्योंकि उनका फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, अभी 2-3 साल हुए हैं, टर्नओवर है सेल से, बट दे आर नॉट श्योर कि ये बिज़नेस आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि CGT MSME स्कीम तो है बट कोलेट्रल नहीं है और बैंकर का कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड नहीं हो पा रहा, उस व्यक्ति में बिजनेस में कॉन्फिडेंट है, व्हाट दे कैन डू? एक्चुअली ये सेगमेंट वाइज वर्क करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, ट्रेडिंग सेगमेंट और सर्विस प्रोवाइडर सेगमेंट। ट्रेडिंग सेगमेंट में बैंकर को हाईएस्ट रिस्क लगता है। रिस्क इसलिए लगता है कि आज उनको 100 रुपया मिला तो 100 रुपया परचेस करके उसको 110 में बेचना है, अगर 500 मिले तो 500 को 550 में बेचना है, तो जितनी कैपिटल मिलेगी उतनी उनको कम पड़ती है और उसमें वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है। 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेचना है, दैट्स इट। कोई भी चीज़ परचेस करनी मैन्युफैक्चरिंग में एज अगेंस्ट दैट रॉ मटेरियल कुछ और होता है, पैकिंग मटेरियल कुछ और होता है, एडिशनल मटेरियल इंक्लूड होते हैं, वैल्यू एडिशन भी बहुत अच्छा होता है, प्लांट एंड मशीनरी का सेटअप होता है। तो प्लांट जहाँ इंडस्ट्रियल की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात आती है, वहाँ पे बैंकर्स आर मोर इंक्लाइंड टू डू दैट। तो उसके केस में CGT MSE के कवर करने में भी उनको कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिना प्लांट के तो नहीं होगी। करेक्ट। तो प्लांट की भी कोई वैल्यू है, जहाँ सेटअप किया है वो भी लॉन्ग टर्म लीज लिया हुआ होगा, क्योंकि अगर मशीन की खरीदी है तो मशीन को अगर आपको 7 साल के लिए लोन लिया है आपने, तो 7 साल के लोन में से कम पार्टी को जितने टेन्योर का लोन है उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट का तो लीज मिला ही होगा। करेक्ट। तो लेसर भी ये सोच के देता है कि ये पार्टी जो है वो लीजी जो है
वो टाइम पे रेंट पे करेगा और बैंक को भी लगता है कि हाँ लॉन्ग टर्म लीज लिया हुआ है तो ये पार्टी यहाँ से छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैंकर CGT MSE को देने में बहुत इंक्लाइंड रहता है, ऑलमोस्ट रेडी ही रहता है। कुछ केस में हो सकता है बैंक को रिस्क फैक्टर छोटे मोटे यूनिट में कम ज़्यादा हो, ट्रेडिंग में बैंक थोड़ा सा हेजिटेट करता है डिपेंडिंग ऑन दी पार्टी के टर्नओवर ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रॉफिट मेकिंग है, उसका खुद का घर है, उस पर हो सकता है होम लोन लिया हुआ हो या मॉर्गेज लोन लिया हुआ हो, तो पार्टी स्टेब्लिश्ड है तो फिर उसके बिजनेस में बैंक को स्टेबिलिटी लगती है अगर सामने वाले की, तो वो बैंक ट्रेडर को भी जो है वो CGT MSE कवर में लोन देने के लिए तैयार रहता है। ओके, मतलब फोकस इट इज़ 1-to-1 डिसीजन। फोकस CGT MSME स्कीम का जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, लेंडर की तरफ से सेग्रीगेशन हो सकता है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ क्वेश्चन कि मुद्रा लोन और CGT MSME आर दे सेम और डिफरेंट? नॉमेनक्लेचर है, मतलब गवर्नमेंट ने स्मॉल एंड पीपल जो इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे वो पान की दुकान है, चाहे बार्बर है, चाहे छोटी प्लास्टिक की दुकान है, शूज़ की दुकान है, एक रिटेल स्टोर जिसको हम बोल सकते हैं कि 10 बाय 10 की एक मेन मार्केट में शॉप है और उसको अगर पैसे की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है तो ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल उस बिज़नेस का उस पार्टी को नुकसान नहीं हो, उसको जो पैसा मिल जाए उसके लिए मुद्रा लोन एक 10 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट ने एक पहले लिमिट सेटअप की हुई थी। तो 10 लाख रुपए तक के लोन में गवर्नमेंट ने अपनी जो क्रेडिट गारंटी फीस है जो CGT MSE में लगती है उससे कम रखी है। 5 लाख तक तो शायद बैंक भी बियर करता है, कुछ बैंकों ने तो ऐसा कर रखा है 5 लाख तक के केस में कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, मुद्रा की जो गारंटी फीस है वो। और उसके बाद में जो है वो ये मान के चलें कि 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बैंक मुद्रा में काउंट करता है। 10 लाख से फिर 11 लाख से 5 करोड़ तक 11 लाख से 5 करोड़ तक के जो लोन होते हैं वो उसमें जो इंश्योरेंस कवर होता है वो CGT MSE इंश्योरेंस की। मतलब मुद्रा जो है बेसिकली CGT MSE स्कीम का एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कह सकते हैं आप उसको। ये 10 लाख तक है और वो 5 करोड़ तक है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है CGT MSME के अंदर, जनरली बैंक्स के अंदर? बैंकर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फार्मूला रहता है वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है। वन इज़ उसका कॉमर्शियल रेटिंग, जो सिबिल, जो एक पर्सनल सिबिल होता है, एक कॉमर्शियल सिबिल होता है। तो कॉमर्शियल सिबिल का स्कोर उसका जो बैंक को जनरली 1 to 6 एक्सेप्टेबल है, 6 के बाद में 7, 8, 9, 10 बैंक डिस्करेज करता है। और बैंक का इंटरनल एक सॉफ्टवेयर होता है या बैंक का एक इंटरनल रेटिंग निकालने का तरीका होता है, उसमें बैंक उसको कस्टमर का एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स, रेशियोज़, टर्नओवर, बैकग्राउंड, फिर उसके बाद में बैंकर के साथ उनका एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाया करंट अकाउंट या वाया सेविंग अकाउंट जो भी है, उसके बेसिस पे वो रेटिंग जो निकल के आती है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कमर्शियल सिविल का और इंटरनल रेटिंग एज पर द बैंक्स इंटरनल सॉफ्टवेयर, वो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो स्कोर आता है उस स्कोर के हिसाब से बैंक उसका रेट अप्लाई करता है। ओके, तो जैसे अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बोली तो अपन इनको 1 by 1 ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो सिविल क्या होता है? आज की तारीख में बैंकर को सेफगार्ड करने के लिए बैंक ने जो टूल लगा रखा है दैट इज़ ओनली इन सिबिल। बेसिकली हाउ इट फंक्शंस, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे? सिबिल इज़ द, जो आपने आज तक के जो लोन्स लिए हैं उसकी हिस्ट्री और उसका रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है। उसमें भी 2 कैटेगराइजेशन हो सकते हैं कि एक रिटेल के लोन को आप कैसे हैंडल कर रहे हो और बिजनेस के लोन्स को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो सिबिल में भी 2 स्कोर होते हैं, एक क्रेडिट विजन स्कोर होता है, एक पर्सनल सिबिल स्कोर होता है। सिबिल में एक आदमी ने एक लोन लिया, उसका जो सिबिल रिपोर्ट निकालना होता है उसके अंदर अगर किसी आदमी ने कोई भी लोन नहीं लिया उसका सिबिल स्कोर -1 आएगा, मतलब ही हैज़ नो ट्रैक रिकॉर्ड। बैंकर जो हैं वो आज की तारीख में ट्रेंड हो गया कि वैसे होना ही चाहिए कि जिसने लोन नहीं लिया उसको जल्दी लोन मिले, बट बैंकर्स ने उसके अगेंस्ट में एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के ऐसा किया है कि जिसको लोन लेना है उसका पहले का कोई लोन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। चाहे उसने व्हीकल लोन लिया, चाहे गोल्ड लोन लिया, चाहे और भी कोई पर्सनल लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तो जिसके अंदर उसका ट्रैक रिपेमेंट का कैसा रहा। तो मिनिमम अगर बैंक को फंड करना है तो मिनिमम बैंकर ने एक जो कहा जाता है कि 700+ स्कोर जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, उससे कम भी एक्सेप्टेबल होता है इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग लॉन्ग बैक
था, छोटे अमाउंट का कोई राइट ऑफ था, सेटलमेंट था, कोई क्रेडिट कार्ड का कोई चार्जेस की वजह से कोई छोटा मोटा स्कोर डाउन हो गया, तो 700 प्लस स्कोर इज़ एक्सेप्टेबल। और इसके लिए बैंक जो है वो 3 या 4 कंपनियां हैं जिनको कि सिबिल जिनका एक्सेप्ट करती है। वन इज़ ट्रांस यूनियन, सेकेंड इज़ इक्विफैक्स, तीसरा इज़ एक्सपीरियन, चौथा इज़ क्रिफ। तो अलग अलग बैंकों ने अपने अपने एक बेंचमार्क स्कोर डिसाइड किए हुए हैं। जैसे पर्टिकुलर एक बैंक है उसने 567 क्रिफ डिसाइड किया हुआ, अगर 567 से उनका क्रिफ स्कोर ज़्यादा आता है तो दैट केस कैन गो अहेड, मीन्स कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द लोन पर्पजेज। देन रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी डिसाइडेड एज पर असेसमेंट। स्कोर को जो है वो बैंक अलग अलग लेवल के स्कोर्स होते हैं, उसको जो है वो मॉनिटर करता है। तो सिबिल एक अपने आप में एक ऐसा बेंचमार्क है जिसको कि कोई भी ओवरलुक नहीं कर सकता। मतलब किसी के भी पास शायद बैंक में पावर नहीं कि इसके सिबिल का स्कोर अगर इससे कम है जो बेंचमार्क बैंक ने बनाया हुआ है उससे कम के लिए हायर अथॉरिटी या हाईएस्ट अथॉरिटी के पास अप्लाई करे कि वी वांट टू गिव लोन टू दिस पार्टी ड्यू टू दिस जेन्युइन रीज़न हिज स्कोर इज़ लेस, क्योंकि उतना टाइम और उतने उस प्रोजेक्ट की साइज़ और उस कस्टमर का इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न अगर निकलता है कि ये सिबिल क्यों ख़राब हुआ था और ये क्यों मतलब बियॉन्ड हिज कंट्रोल था, तो हो सकता है। जैसे कोविड की बात करें अगर हम, तो कोविड के टाइम पे एक बैंक ने जब कोई ईएमआई नहीं भर पाया कोई, और उसके अंदर अगर आया तो उन्होंने रीस्ट्रक्चर किए थे लोन, तो रीस्ट्रक्चर ड्यू टू कोविड-19 अगर लिखा हुआ है और अगर अकाउंट रीस्ट्रक्चर हुआ है तो बैंक उसको एक्सेप्ट करता है नेक्स्ट लोन के लिए, चाहे वो स्कोर कम भी हुआ है। तो ड्यू टू कोविड-19 अगर उसका स्कोर कम हुआ है, बाकी सारे अकाउंट ओके है, तो बैंक कैन गो अहेड विद द लेस स्कोर ऑल्सो। वेरी गुड सर। एक वर्ड और आपने यूज़ किया था सर, CMR। CMR क्या होता है? CMR इज़ अ कॉमर्शियल रेटिंग, मतलब प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP, जो भी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक कॉमर्शियल सिबिल चेक की जाती है कि इस फर्म के नाम पे जो जो लोन्स है वो कैसे चल रहे हैं। तो और उसके केस में उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उन सब का सिबिल का स्कोर भी साथ में उसमें ऐड होके आता है। तो उन सब के सारी चीज़ें देखने के बाद में एक कॉमर्शियल सिबिल स्कोर जो CMR रेटिंग बोलते हैं जिसको हम, तो CMR 1-2 इज़ कॉल्ड द बेस्ट, 3-4-5 इज़ मॉडरेट, 6 कैन बी एक्सेप्टेड बाय द सम ऑफ द बैंक, बट 7, 8, 9, 10 पे बैंक कॉल नहीं लेता ऐसा। तो 1 to 10 के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी इज़ 1 to 5। उसके केस में बैंक उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रायोरिटी सेक्टर का रहता है या और भी रहता है, तो उसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन ऑफ़र कर सकते हैं, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे के कंपैरिजन में कम होगी जिसका सिबिल CMR अच्छा है। तो ये सब दोनों अलग अलग हैं, इसकी कोई रीज़न की मतलब ये CMR अलग बनाया गया है, सिविल अलग है? हाँ, CMR इज़ लाइक ऐसा है कि कॉमर्शियल रेटिंग जो बिज़नेस के लिए निकालनी, जैसे आपको अगर रिटेल लोन लेना है, होम लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, उसके लिए CMR की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल सिबिल की ज़रूरत है। इंडिविजुअल सिबिल के बेसिस पे जो स्कोरिंग मॉडल होगा उसके बेसिस पे आपका ट्रैक देखा जाएगा, पर बिज़नेस को लोन देने के लिए कॉमर्शियल रेटिंग देखना कंपलसरी। ओके, वन मोर थिंग सर, इसमें आपने एक चीज़ और जिक्र किया था, रेशो, है ना? वो रेशोज़ क्या होते हैं और हाउ दे प्ले रोल? ये सब चीज़ों की जान है। MSME के प्रपोजल की अगर बात करें तो बैलेंस शीट जो है वो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट या लास्ट फाइनलाइज या अपलोडेड बैलेंस शीट जो है वो जो है वो बेंचमार्क होती हैं, और उसके अंदर रेशियोज़ जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि एक बात पार्टी है जिसका एक बैंक से कोई लोन चल रहा है और ही वांट टू चेंज इट ओवर टू अदर बैंक या वांट टू टेक एनहांसमेंट इन द सेम बैंक, तो उस केस में बैंक जो है उस बैलेंस शीट की एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ होते हैं वो डेट इक्विटी रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है, फिर TOL/TNW होता है, उसमें TOL/TNW विथ क्वासी इक्विटी, इस टाइप के 3, 4, 5 रेशियोज़ जो होते हैं जो कि बैलेंस शीट की और पार्टी की स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं, और उस डिनोशन के अंदर बैंक ने अपने अपने बेंचमार्क बनाए हुए हैं कि इतना बेंचमार्क होगा तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, बियॉन्ड होगा तो डेलीगेशन पावर उनका या तो हायर अथॉरिटी को जाएगा या फिर जो है वो लोन हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं, जैसे करंट रेशो है तो करंट रेशो का बैंक ने 1 या 1 से अबव जितना करंट रेशो होगा वो एक्सेप्टेबल होता है टेक ओवर नॉर्म्स में। जनरली आइडियल बेंचमार्क जो है वो करंट रेशो का 1.33 है। 1.33 इसलिए है कि करंट रेशो शुड बी 1.33 टाइम ऑफ द करंट लाइबिलिटी।
So it shows the liquidity of the business. He has got some surplus current assets over the current liability. इसको सर एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये जो अलग अलग रेशोज़ हैं ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं? क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर ऑडियंस हैं वो इतने टेक्निकली चीज़ें समझते नहीं हैं, तो अपन एक लेमैन लैंग्वेज में कि ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है, मतलब इससे ये पता चलता है, इससे ये पता चलता है, इससे ये पता, तो वन बाय वन आप बता सकते हैं? हाँ, मतलब इसमें करंट रेशो जिसकी मैं बात कर रहा था, तो करंट रेशो जो है वो अगर सपोज सामने वाले के क्रेडिटर्स जो हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स जो हैं और अनसिक्योर्ड लोन इसमें काउंट नहीं होंगे, करंट लाइबिलिटी और जो अदर लाइबिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग सीसी लिमिट, वो जो होगी वो करंट लाइबिलिटी को डिनोट करेगी। और करंट असेट्स को जो डिनोट करेगा वो होगा इन्वेंट्री, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये आपके एडवांस टू सप्लायर्स, ये जो होंगे वो आपकी करंट असेट्स होंगे। तो करंट असेट शुड बी मोर एंड करंट लाइबिलिटी शुड बी लेस। इट शुड बी मिनिमम the score of current assets upon current liability should be minimum 1.33। उसी के बेसिस पे मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस जो बैंक असेस करता है लिमिट को वो अराइव हो सकता है, ऐसा। ओके, मतलब आपका कहना है कि जो आपकी नेट लाइबिलिटीज़ हैं और नेट असेट्स हैं उसमें नेट असेट्स आपके ज़्यादा होने चाहिए लाइबिलिटीज़ से, सिंपल सा। करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ है ना, करंट असेट और करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। ओके, और जो बाकी के टर्म्स हैं उनको भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे आप? हाँ, वो किस लिए स्टैंड करते हैं? रेशो है वो डेट इक्विटी रेशो, जिसको टर्म लोन के सेंस में डेप्ट इक्विटी बोलते हैं, और जो सीसी लिमिट्स के लिए निकलता है वो TOL TNW। TOL इज़ टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, उसके अपॉन में जो है वो नीचे TNW दैट इज़ टेंजिबल नेटवर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो हम बैंक से जब भी 100 रुपये के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक बोलता है 25% आपको मिलाना पड़ेगा, 75% बैंक फाइनेंस करेगी जब प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब मिनिमम बैंक 25% मार्जिन किसी भी कस्टमर से जो मांगती है वो है आपकी TNW। ओके, और TOL मतलब बैंक से किया हुआ फंड या बैंक से आउटसाइडर से ली हुई लाइबिलिटी, दैट कैन बी करंट लाइबिलिटी, दैट कैन बी सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, फैमिली डिपॉजिट, एनीथिंग। तो दैट रेशो इज़ TOL/TNW। ये होता है कि जिसके अंदर 3 times शुड बी TOL एंड 1 time शुड बी TNW, मतलब मैक्सिमम 3 का रेशो जो है वो बैंक एक्सेप्ट करता है, ऐसा। ओके, अब एक्चुअली थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ अगर आपको मैं इलेबोरेट करूं कि एक बैलेंस शीट जो 31 मार्च को फ्रीज हो जाती है, तो 31 मार्च को फ्रीज हो जाती है तो उसकी करंट लाइबिलिटी जो होती है, कैपिटल जो होती है, बैलेंस शीट पूरी फ्रीज हो गई। अब उस फ्रीज के फिगर में जब हमारे पास में जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, इनके जो सेग्रीगेशन से जो रेशियोज़ आते हैं उसकी वजह से जो है बैंक सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सेप्ट करता है पिछले वाला ऑडिटेड बैलेंस शीट का फिगर फॉर एनहांसमेंट ऑफ द लिमिट, फॉर टेक ओवर ऑफ द लिमिट। और उसकी अगर वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कस्टमर ध्यान नहीं देता है कि अगर उसकी टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी के कंपैरिजन में उसकी कैपिटल कम हो गई, वो प्रॉफिट कम दिखा पाया या प्रॉफिट कम आया, दिखाना मतलब कि प्रॉफिट कम आया, तो उस केस में जो है उसकी फैमिली का फंड उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए या कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये क्वासी कैपिटल आपने एक वर्ड यूज़ किया था, ये क्या होता है? क्वासी कैपिटल इज अमाउंट टेकन इन बिजनेस बाय द प्रमोटर फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, दैट इज़ कॉल्ड क्वासी कैपिटल, मतलब जो कि बैंक ये मानता है कि ये फैमिली मेम्बर्स से, फ्रेंड्स से और रिलेटिव से लिया है, और जनरली ये बिजनेस में इट विल बी कैप्ट इंटैक्ट टिल द करेंसी ऑफ द लोन। जब तक लोन चलेगा तब तक ये लोन बिजनेस में रहेगा, ऐसा एक अंडरटेकिंग बैंक ले लेता है। और जनरली बैंक ऐसा भी रिक्वेस्ट करता है कि ये अगर इंटरेस्ट फ्री हो डिपॉजिट तो ज़्यादा अच्छा है। सपोज मैं एक फर्म का प्रोप्राइटर हूँ और मुझे बिजनेस में 1 करोड़ की ज़रूरत है कैपिटल की, तो अगर मेरे पास में अगर 60 लाख है तो मैं मेरी फैमिली मेम्बर्स, मतलब मेरे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या मेरी वाइफ, बच्चे, उनसे किसी से भी अगर जो डिपॉजिट लूँगा दैट विल बी कॉल्ड फैमिली डिपॉजिट, दैट इज ट्रीटेड एज अ क्वासी कैपिटल, जो आप वर्ड यूज़ करना चाह रहे थे। मतलब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पार्ट है, बट नॉट एज ए कैपिटल बट एज ए अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो। उसको इक्वली कैपिटल ही माना जाता है। इक्वली कैपिटल माना जाता है। एक क्वेश्चन और है सर इसमें कि ये सारा खेल चल रहा है बैलेंस शीट के ऊपर, करेक्ट? बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपिटल, ये क्वासी कैपिटल भी उसका ही पार्ट है। और इंडिया में क्या होता है, लोग ITR फाइल करने कब जाते हैं? जुलाई अगस्त के बाद, और बैलेंस शीट क्लोज आपने बताया शायद मार्च में ही हो जाती है, 31 मार्च को। हाँ, फिगर्स तो फ्रीज हो जाते हैं ना, फिगर्स तो फ्रीज हो जाते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं सकता। सो अब
उस समय तो इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने जो आपकी बात करते करते एक रियलाइजेशन हो रहा है कि 31 मार्च से पहले आदमी को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगले साल मुझे कितने फंड्स चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी बैलेंस शीट को अपने सीए या अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठ के फ्रीज करना चाहिए। बहुत वैलिड पॉइंट रेस किया आपने। एक्चुअली यही पॉइंट जो है वो आधा बिजनेस बैंक को बिगाड़ रहा है, प्रमोटर को एनहांसमेंट लेने से रोक रहा है, और आगे की सारी बिजनेस ग्रोथ जो वो चाह रहा है, आज उसके पास जो भी बिजनेस आ रहा है वो बिना वर्किंग कैपिटल के तो आपको भी पता है कि आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, नहीं जा सकता। बिजनेस के अंदर अगर कैपिटल नहीं है या खुद के फंड्स नहीं है तो आज किसी कॉन्ट्रैक्टर को 200 करोड़ का ऑर्डर मिलता है पर उसकी कैपिटल जो है वो प्रॉपर नहीं है, रेशियो प्रॉपर नहीं है, और वो अगर बैंक से इंक्रीमेंट नहीं ले पा रहा है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो वो दो तरीके से नुकसान पाएगा, एक बिजनेस का लॉस, दूसरी साइड में उधर गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा वहाँ पे। और या फिर तीसरा रास्ता अगर उसको मिला कि उसने कहीं से प्राइवेट बैंक से, एनबीएफसी से या मार्केट से कहीं हायर रेट का पैसा ड्रॉ किया तो उसकी रिपेमेंट लाइबिलिटी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बहुत शॉर्ट टर्म लोन होता है वो, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और जो प्रॉफिट इसको रियली इस प्रोजेक्ट में होना चाहिए था वो उतना प्रोजेक्ट पे वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, और उसको जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसका एक एग्जाम्पल देके बता सकते हैं आप? इसके अंदर मतलब एक्चुअली अगर इसको डिटेलिंग में जाना चाहेंगे तो हो सकता है क्लाइंट टू क्लाइंट या कस्टमर टू कस्टमर डिफ़र करे, बट जब हमारे को किसी बिज़नेस के अंदर सपोज़ ऑडिट है, किसी का टर्नओवर सपोज़ 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, उनके यहाँ एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो होता है वो प्रिवेल होना चाहिए। मेरा ऐसा सजेशन है सबको। और जनरली जो लोग ये करते हैं तो सपोज़ जून तक का ऑडिट उन्होंने जुलाई में करवा लिया, सितंबर तक का ऑडिट अक्टूबर में करा लिया, दिसंबर का ऑडिट जनवरी में करा लिया, फरवरी तक का ऑडिट उन्होंने 15 मार्च तक करा लिया, और एक फरवरी तक की एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर ली कि हमारा अभी तक इतना टर्नओवर हुआ, इतना नेट प्रॉफिट हो रहा है, इतना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, इतनी हमारी क्रेडिटर्स खड़े हैं, और नेक्स्ट फ्यूचर 15 डेज़ में हमारा इतना काम और हो जाएगा ऐसा। तो उसको सोचते हुए उस आदमी को अपने रेशियोज़, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, TOL TNW जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया था, प्लस करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, और भी जो अदर रेशोज़ होते हैं उसको इम्पॉर्टेंटली पहले कैलकुलेट कर ले, और उसमें जहाँ ऐसा लगता है कि भाई मेरा ये रेशो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी रेशो अगर ख़राब होगी तो मेरी लिमिट की एनहांसमेंट में दिक्कत आएगी, रिन्यूअल में दिक्कत आएगी, और अगर रिन्यूअल और एनहांसमेंट अगर होता भी है तो चूँकि मेरा स्कोर कमज़ोर हो रहा है, जो रेटिंग मेरी है वो कमज़ोर हो रही है, इन्फीरियरिटी हो रही है, तो उसकी वजह से मुझे कॉस्ट ऑफ फंड या बैंक से जो लोन मिलने वाला है, जो मेरा रेट होगा जो आज चल रहा है उससे ज़्यादा रेट में मुझे वो लोन लेना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद में वो रिपेयरिंग जो होगी वो डेफिनेटली अगले 31 मार्च के बाद होगी, यानी साल भर की कॉस्टिंग और बढ़ गई। कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी आपको। तो इसलिए क्योंकि बैंक में मिड टर्म में कोई भी टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, जो भी डिसीजन होता है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट्स पे ही होता है। सो अगर मैं आपकी बात को समराइज़ करूं तो अगर आपने अपनी बैलेंस शीट ढंग से प्लान नहीं की है तो उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे हैं। बहुत लंबे हैं। आप एग्जांपल के लिए अगर किसी पार्टी का अगर 100 करोड़ का लोन है और उसको अगर 1% कॉस्ट अगर एक्स्ट्रा लगी तो उसको 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बैंक को ब्याज के रूप में देना पड़ा। मैं MSME पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। बैंकर को तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो अच्छा लगेगा, बट कस्टमर तो अल्टीमेटली तभी जिंदा रहेगा जब वो कम कॉस्ट का पैसा लेगा। तो मतलब बैड प्लानिंग का कॉस्टिंग बहुत बड़ा है। यस ही शुड टाइमली प्लान ऑल दिस बैलेंस शीट्स एंड इंटरनल ऑडिट कराते रहना चाहिए, और उस इंटरनल ऑडिट का रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा होता है कि हो सकता है 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हुई, सेल्स के बिल बनने थे वो बन गए, सेल्स फ्रीज हो गया, परचेस के जो बिल आने थे वो सब परचेस के बिल आ गए, वो फ्रीज हो गया, बैंक स्टेटमेंट 31 मार्च को क्लोज हो गया। तो सारी चीज़ें अगर क्लोज हो गई, फिर फिक्स असेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन लगाना है आपको, वो क्लोज हो गया, तो बचा क्या? तो फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में भी बैलेंस शीट बनाई जा सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में जब आप किसी भी पार्टी को अगर ये देखें कि जब लिस्टेड कंपनियां इकोनॉमिक टाइम्स के फर्स्ट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे ऑडिटेड बैलेंस शीट्स अपनी जो लिस्टेड कंपनियां जिनका टर्नओवर हज़ारों करोड़ में है, वो अगर 1 अप्रैल को अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट पब्लिश कर सकती है, तो आप ये मान के चलिए कि हम तो उनके सामने जितने कस्टमर MSME की बात कर रहे हैं जिनका टर्नओवर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ है, वो तो बहुत ही छोटे हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी प्लानिंग से अगर अपने ऑडिटेड रिजल्ट 1 अप्रैल को पब्लिश कर सकती है
बैंक्स अपने रिजल्ट्स 15 अप्रैल को पब्लिश कर देती है, 30 अप्रैल को पब्लिश कर देती है, जिनका लाखों करोड़ का टर्नओवर है। उनके कंपैरिजन में आप जहाँ खड़े हो वो तो बहुत ही छोटे हो। तो अपनी प्लानिंग को, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर आप प्रॉपरली टाइमली मैनेज करते हो, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो कि भाई मेरी बैलेंस शीट की मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी ही बढ़ानी है, मेरी बैलेंस शीट कमज़ोर नहीं चाहिए, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे के फ्यूचर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कॉस्ट कम करने के लिए और फाइट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे पास कम कॉस्ट का पैसा है अगर, तो हम बिजनेस में बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं। लिमिट्स हमारे पास है तो हम ऐसा प्रोडक्ट बल्क परचेस कर सकते हैं जिससे कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। राइट। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें अगर आपको 1 महीने में पेमेंट देने से अगर 2% ज़्यादा लगता है और वही 2% का डिस्काउंट अगर आपको 1 महीने में मिलता है, तो आज हमने बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया तो उसके 2% से आपकी 1 करोड़ रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए की सेविंग हो गई 1 महीने में। जबकि आपका बैंक का ब्याज तो 8%, 9%, 10% लगने वाला है। करेक्ट। उसके बजाय आपकी सेविंग हो गई 24% की। राइट। तो ये अपने आप में ये है। फिर कैश इफेक्टिव टूल्स भी इसमें यूज़ हो जाते हैं। जैसे अगर बैंक में कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में अगर पता ना हो, तो लेटर ऑफ क्रेडिट ये होता है कि जिसके अंदर सप्लायर को अपना जो बैंक है उससे एक एलसी फैसिलिटी अपन सेंक्शन करा सकते हैं। उस सेंक्शन के बेसिस पे हमारे यहाँ से जो हमारा बैंक है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट सामने वाले सप्लायर को इशू कर देता है। ड्यू डेट पे हमारी बैंक उसको डेबिट करके पेमेंट कर देती है और उसको आज की तारीख से सप्लाई की तारीख तक या ड्यू डेट तक कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ओके। इट इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये बैलेंस शीट पे आएगा भी नहीं? और बैलेंस शीट पे भी नहीं आएगा क्योंकि वो तो क्रेडिटर्स के फॉर्म में आता है। लेटर ऑफ क्रेडिट की कोई अकाउंटिंग होकर उसको बैलेंस शीट्स पे लाने की जरूरत नहीं होती। वाह, मतलब फंडिंग भी है और बैलेंस शीट में भी नहीं है। बिल्कुल, और ब्याज भी नहीं लग रहा है। उसकी सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने की जो बैंक की तरफ से जो एक कमीशन होता है, जो चार्ज होता है, एलसी चार्जेस जिसको बोलेंगे हम, वो लगता है। हाउ मच, कितना लगता होगा ये तकरीबन? ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है कि 90 डेज़ का कितना है, 120 का कितना है, 180 का कितना है, ऐसा होता है। सेम लाइन पे एक चीज़ और होती है कि अगर हमारे को किसी कंपनी की हमारे पास डीलरशिप है और हम चाहते हैं कि उनसे माल खरीदें, पर हम पेमेंट तब दें जब हमारे को कहीं डिले हो या डिफ़ॉल्ट हो या हमारा कहीं कुछ ख़राब हो, तो बैंक गारंटी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में जहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स को, सप्लायर्स को जहाँ से एक डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, या जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो अपनी पेरेंट कंपनियों को जो है वो एक बैंक गारंटी, एक लेटर अपने बैंकर से इशू करवा सकता है वो कि भाई अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बैंक विल पे, तो वो माल भेज दे, हम यहाँ से पेमेंट भेज देंगे। जब तक कि बैंक गारंटी को इन्वोक करने की तकलीफ ना आए, बैंक जब तक उस पार्टी का रेगुलर बिजनेस चलता रहे, तब तक जो है वो कोई फंड की उसको कॉस्ट नहीं लगेगी, सिर्फ बैंक गारंटी कमीशन लगेगा उसको। ये सिमिलर प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स और SBLC कुछ इस फॉर्म में भी अवेलेबल है? SBLC इज़ दी फॉरेन बीजी। ओके। बैंक गारंटी जो फॉरेनर्स को दी जाती है उस कंट्री में इसका नॉमेनक्लेचर जो होता है वो SBLC होता है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं वहाँ पे। ओके। इंडिया इशू करती है SBLC? करते हैं ना रेगुलरली। और एक्सपोर्टर्स के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स है क्या इसमें? एक्सपोर्टर्स के लिए डेफिनेटली बैंक जो है वो लिमिट्स देती है। उसके अंदर उसको EPC बोलते हैं अगर एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, और PSL होता है वो है पोस्ट शिपमेंट लिमिट। मतलब सपोज़ आपके पास में एक तुअर की दाल आपको एक्सपोर्ट करनी है और आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है और आपको बैंकर के पास में आपने EPC और PSL लिमिट आपने सैंक्शन करा रखी है। या एग्जांपल के लिए सपोज एक रेडीमेड गारमेंट वाले हैं आप, और रेडीमेड गारमेंट में आपके पास एक ऑर्डर आया है कि आपको 100 ब्लेजर्स आपको सप्लाई करने हैं उस कंट्री में, तो उन्होंने आज आपको ऑर्डर दे दिया, कंफर्म ऑर्डर है। ऑर्डर के बेसिस पे आपने बैंक में EPC लिमिट जो सैंक्शन करा रखी है, तो बैंक जो है वो सेपरेटली आपको वो रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, मैन्युफैक्चर कराने के लिए, सब चीज़ के लिए आपको पैसा इशू करता जाता है। और उसके बाद में जब माल कंप्लीट हो जाता है और जब हम उसको शिपमेंट कर रहे होते हैं अब्रॉड के लिए, तब वो लिमिट जो EPC लिमिट जो है वो पोस्ट शिपमेंट लिमिट बिल के अमाउंट से कन्वर्ट हो जाती है। तो EPC वाला सपोज टेन्योर आपका 30 डेज़ था और PSL 90 डेज़ में पेमेंट आने वाला है, तो टोटल 120 डेज़ तक आपको जो ये EPC और PSL लिमिट जो आपने स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए ले रखी है, उसके ऊपर आपको 5% के आसपास का कोई सबवेंशन मिलता है। तो जो इफेक्टिव रेट जो आपका 9% लगने वाला था, वो आपको इफेक्टिवली 5% सबवेंशन आ जाएगा, तो 4% में ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस तरीके से सबवेंशन दे के एक्सपोर्ट बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने के लिए, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि
एक्सपोर्ट का विजन लेके तो चल रहे हैं, बट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी सैंक्शन नहीं कराई हुई है। तो जब ऑर्डर आ जाएगा तो सीसी अगर आपकी ईपीएससी और पीएसएल सैंक्शन नहीं है तो उस केस में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% 10% लग रहा है, तो वो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। वो सबवेंशन मिलेगा ही नहीं 5% वाला। पेंशन मिलेगा नहीं, क्योंकि ईपीसी पीएसएल लिमिट जब तक आपके एडवांस में सैंक्शन नहीं है आपके पास, तब तक आप उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसमें सर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मिस कर जाऊंगा अदरवाइज वो मैं, कि आपने बोला बैलेंस शीट मेंटेन करनी चाहिए और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, फाइनेंशियल फ़ायदे हैं, सीधे फ़ायदे हैं, बट आदमी फिर भी नहीं करता। अब वो इस चीज़ का जवाब तो इंडिविजुअली कोई आदमी दे सकता है। मैं तो आपको एक एग्जांपल से इस तरीके से बताता हूँ कि जिससे सामने वाले को समझदार होने की ज़रूरत है कि अगर वो बैलेंस शीट अगर अप्रैल में ऑडिट करा लेता है, मई में ऑडिट करा लेता है, अप्रैल और मई में अगर वो बैंक को एनहांसमेंट के लिए बैंक में लिमिट अप्लाई कर देता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो एनहांस्ड अमाउंट है उसको यूज़ करने के लिए उसको रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 8 महीने 10 महीने 12 महीने मिल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो सितंबर में ऑडिट कंप्लीट करवाएगा, अक्टूबर में रिटर्न फाइल होगा, नवंबर में बैंक को देगा, 10 दिसंबर में बैंक उस लिमिट को एनहांस करेगा, तो उसके पास टाइम कितना बचेगा एनहांस टर्नओवर अचीव करने के लिए। करंट ईयर का जो टर्नओवर है वो तो अप्रैल से मार्च ही काउंट होगा, बराबर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो तो उतना ही मिलना है। तो फिर आप अप्रैल से लेके और जो सितंबर अक्टूबर तक जो इतना फाइनेंस जल्दी से जल्दी ड्यूरिंग द करंट ईयर अवेल कर लेते हो, उस पैसे से आप करंट ईयर के टारगेट्स को उतनी जल्दी अचीव कर सकोगे या ज़्यादा अचीव कर सकोगे। क्योंकि अगर आपने दिसंबर जनवरी में लिमिट ली, अभी हम दिसंबर में बैठे और दिसंबर में मैंने आपको एक लिमिट 31 दिसंबर तक सैंक्शन कर दी, अब उसका फंड का यूटिलाइजेशन आप 3 महीने कर पाओगे, 3 महीने, और 3 महीने में परचेज भी कर लोगे और सेल भी कर लोगे। करेक्ट। टर्नओवर कब आएगा? परचेस और सेल कंप्लीट होगा तब। जब सेल कंप्लीट होगा तब टर्नओवर होगा। परचेस तो करके आप स्टॉक में तो रख सकते हो, पर जब तक सेल नहीं करोगे तब तक आपके वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? करेक्ट। तो फिर आपने जो एस्टिमेट्स जो बैंक को दिए हैं कि इतना फंड हमको दे दीजिए एनाउंस करके ताकि हमारा इतना टर्नओवर हो जाए, वो तो एक्चुअली हो ही नहीं पाएगा। फिर अगले साल का जब बैंक असेसमेंट करेगा तो एस्टिमेटेड गिवन बाय यू एंड एक्चुअल परफॉर्म्ड बाय यू, फंस जाओगे आप फिर। तो फिर आप जो है वो आपका परफॉर्मेंस इन्फीरियर दिखेगा, फिर आपको अगले साल लिमिट में फिर दिक्कत आएगी। एक साइकिल बन जाएगी। ये साइकिल बन जाएगी। तो बेस्ट पार्ट ये है कि अगर हम बैलेंस शीट्स को, अगर रिटर्न्स फाइलिंग को, अगर हम ड्यूरिंग द ईयर, गवर्नमेंट ने जुलाई डेट दी है, सितंबर डेट दी है, पर आपके बिजनेस में अगर कोई हर्डल नहीं है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, तो आप उसका ऑडिट जल्दी से करा के और कंप्लीट करके उसका रिटर्न फाइल करके तैयार करके बैंक को तो सबमिट करके अपनी लिमिट तो ले लो, चाहे ड्यू डेट पे आप फाइलिंग करना। राइट। बैंकर ये नहीं कहता कि आपको आईटीआर भी फाइल करके आओ, वो तो कहता है ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट कंप्लीट करके ऑडिट रिपोर्ट हमको लाके दे दो। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट जो होती है बैंक तो उसको कंसिडर करेगा जो ऑडिट होके, ऑडिटर के साइन होके, यूडी नंबर जनरेट होके और बैंक को आपने सबमिट कर दिया। एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं जी। 1 करोड़ रुपए के अमाउंट पे करते हैं। किसी की 1 करोड़ की लिमिट है, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति ने क्या करता है, दिसंबर के महीने में वो अपनी रिन्यूअल करा रहा है लिमिट को, है ना, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने अप्रैल के महीने में अपनी बैलेंस शीट क्लोज कर ली और रिन्यूअल करा लिया। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दोनों के धंधे में मार्जिन 10% ही है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट में कितना डिफरेंस आएगा दोनों की? टर्नओवर अचीव करने के लिए जितना पीरियड मिलना चाहिए वो प्रॉफिट कमा के देता है ना सेल्स। जैसे मान लेते हैं अपन महीने भर का 30 डेज़ का उनका सेल साइकिल है, 30 दिन में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं अब कंपैरिजन के लिए नंबर्स बता रहा हूँ, बताना आप ये करेक्ट हैं क्या, कि ये जो आदमी है अप्रैल वाला, ये 12 साइकिल करेगा पूरे, 12 साइकिल करेगा, तो 12 साइकिल में 10% के हिसाब से 1 करोड़ रुपये पे 1 करोड़ 20 लाख रुपये कमाता है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। जितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या लिया आपने? 10% लिया मैंने। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ये अपन इसको नेट प्रॉफिट मांग लेते हैं, खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट 1 करोड़, और एक ने दिसंबर में रिन्यूअल कराया है, तो वो कितने साइकिल कंप्लीट करेगा? 3 साइकिल। तो 3 साइकिल में वो 30 लाख कमाएगा, और दोनों के पास क्रेडिट फैसिलिटी सेम है। अच्छा, दूसरा इसमें जो आपकी बात है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि जो सेकंड आदमी है उसकी रेटिंग भी पुअर होगी, क्योंकि उसका अगले साल टर्नओवर दिखेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। और जबकि पहले वाला है उसका टर्नओवर दिखेगा तो उसकी रेटिंग भी अच्छी होगी। यानी अगले साल जो पहला वाला आदमी है जिसने 12 साइकिल किए हैं उसको बैंक 1% या 50 पैसे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा ऑब्वियसली। और दूसरे डिजर्व इट ना, ही डिजर्व इट। ही डिजर्व इट।
तो मतलब देखा जाए तो अगर टेक्निकली देखें तो ये 30 लाख रुपए पे बैठा है और वो 1 करोड़ 20 लाख पे बैठा है, तो कितने 4 टाइम्स। और आगे से आगे जो 4x400 की रिले रेस है, जो पहले साल से आगे चल रहा है वो आगे साल भी आगे चलेगा। कंपाउंडिंग उसकी अलग होगी, सप्लायर उसके हिसाब से उसको माल देता है, प्रायोरिटी उसकी रहेगी क्योंकि वो पेमेंट टाइम पे देता है, उसने साइकिल ज़्यादा घुमाया, वो बल्क परचेजेस कर सकता है, एनहांस लिमिट अवेल कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा सकता है। जो सही टाइम पे चलेगा वो विन विन सिचुएशन में रहेगा। मतलब केवल एक उसकी बैलेंस शीट सही करने से उसको इतने सारे एडवांटेज हैं। ऑब्वियसली, मतलब बैकबोन है ना सर, उसके अलावा कोई इंडिया में कोई पैरामीटर नहीं है ना इन चीज़ों के। मैं एक बुक पढ़ रहा था सर बहुत समय पहले, थर्ड पार्टी एजेंसी से जो सिबिल क्रिसिल रेटिंग होती है या स्मीरा रेटिंग होती है, डी स्मीरा रेटिंग होती है, केयर से जो रेटिंग होती है, तो उन रेटिंग के लेवल की तो बिजनेस की बात अभी हम कर ही नहीं रहे। एक्सटर्नल रेटिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम तो इंटरनल रेटिंग और सिर्फ बैलेंस शीट को टाइम पे कंप्लीट करने की, और जो बैलेंस शीट जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज के केस में जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं अभी। राइट, वही मुझे एक बात याद आ रही थी कि मैंने एक बुक पढ़ी थी बहुत पहले, रिच डैड पुअर डैड, उसमें बहुत अच्छी एक लाइन थी कि बैंकर आपकी मार्कशीट नहीं देखता, वो आपकी बैलेंस शीट देखता है। सही। और योर बैलेंस शीट जो है आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती है और यू कंट्रोल दैट। मार्कशीट तो एक बार जो बन गई वो, सो आपकी बैलेंस शीट आपकी बहुत स्ट्रांग। बट स्टिल एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में सर अभी भी है, क्यों, मतलब मैं एक आम व्यापारी के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। एक व्यापारी का ये मानना है कि बैलेंस शीट मेंटेन करने का खर्चा बहुत है, मतलब उसको अकाउंटेंट हायर रखना पड़ता है जिसकी सैलरी होती है, उसके बाद एक प्रोफेशनल एक सीए रखना पड़ता है या कोई कंसल्टेंट रखना पड़ता है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। तो वो ये मानता है कि यार ये खर्चे अभी लग रहे हैं मेरे को, बेनिफिट तो बाद में मिलेगा। सही बात है। तो इस साइकोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हो, इसको कैसे सुधारा जाए? क्या है कि जितना भी मैं चूँकि मारवाड़ी हूँ और मारवाड़ी कल्चर के अंदर कहते हैं कि पहले लिख बाद में दे, ठीक है। उसी तरीके से एक ये होता है कि सामने वाले को जो बिजनेस का बेनिफिट उठाना है तो उसको सबसे पहले अपनी प्लानिंग प्रॉपर करनी है, और उसको अगर ये कॉस्टिंग अगर लगती भी है तो बीज बोने वाली बात है। अगर बीज बोएंगे तो सेम डे तो फसल आपको आ नहीं सकती। तो अगर आप और प्रॉपर तरीके से अगर काम करने की अगर बात करें कि हम कार चला रहे हो सीट बेल्ट लगा के रखें, तो वो वाली बात है कि ये जो नॉमिनल एक्सपेंडिचर आप जो सोच रहे हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगेगा, वो आपका खाली ऐसा है कि अगर आप ऑडिट कराते हैं और अगर आपको 25,000 रुपये की फीस लगती है और उसी से अगर आपकी इंटरेस्ट की सेविंग और बिजनेस का टर्नओवर और एनहांसमेंट ऑफ द लिमिट अगर उससे ज़्यादा आपकी सेविंग दे रही है, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। जो लोग ऑडिट नहीं कराना चाहते वो ऑडिट करा लें या इंटरनल ऑडिट भी करा लें साथ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, एक पीरियडिकल टेन्योर के बाद में आपके इंटरनल ऑडिटर ने आपकी ऑडिट करके दी, तो आप अपनी बिजनेस प्लानिंग भी तो कर पा रहे हो, आगे पीछे बैंकर्स को उसको प्रेजेंट भी तो कर सकते हो। बैंकर्स को बुक डेट लिमिट लिया आपने, और बुक डेट आपको क्वार्टरली सर्टिफाई करके देने पड़ते हैं बैंक को। अनऑडिटेड अगर रहेगा या सीए का चेक नहीं किया हुआ रहेगा तो ऑडिटर भी जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो भी तो अपने आप में एम्बिग्यूटी को मेंटेन करेगा ना, वो नुकसान होगा कस्टमर का होगा। सीए तो अपने लेवल पे जो काम करता है वो हमेशा चेक करके ही करता है, वो कभी भी फर्जी काम नहीं करता कोई भी, बट जो काम करता है उसके अंदर भी उसकी इंटरनल ऑडिट किया वही हो तो कितना अच्छा होगा। पार्टी से कोई गलती हो रही हो, एक अकाउंट क्रेडिट बी में चला गया, बी का सप्लायर को पेमेंट सी को चला गया, ऐसी भी कोई गलती हुई होगी तो इंटरनल ऑडिट में पकड़ में आ जाएगी और उसके बाद में जो है वो कोई गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि मतलब जो कॉस्ट कल देनी है वो अगर आज दे दी तो उससे अपने को जो फ़ायदे होने वाले हैं वो मल्टीफोल्ड है। मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट का जैसे एग्जांपल दिया कि आपने बोला 1 करोड़ की लिमिट और 1% अगर उसका बचता है, 1.5% बचता है, तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए साल की सेविंग होती है उसकी। इतनी तो उनकी सैलरी होगी, उनके सब खर्चे निकल गए, ऑडिट और ऑफिशियली खर्चा हो या कम से कम 1 महीने की कॉस्ट भी निकल गई अगर सब चीज़ों की, तो वो भी बहुत बड़ी सेविंग है उसके लिए। तो अपने आप में सामने वाले को जो सोचना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव सोचना चाहिए, बिना उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आज की तारीख में मार्केट में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो इंडिया में डेवलप होने के लिए जितना भी ऑर्डर मिल रहे हैं वो तो कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो एलसी की फैसिलिटी चाहिए, बीजी की फैसिलिटी चाहिए, उनको कॉमर्शियल व्हीकल्स चाहिए, उसमें ट्रैक्टर डंपर से लेके जेसीबी मशीन से लेके बहुत कुछ चाहिए। तो जब तक बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं होगी, एडवांस में सैंक्शन लेटर आपके पास नहीं होंगे, तब तक आप उस चीज़ को कभी भी बेनिफिट नहीं उठा सकोगे। एक चीज़ और है कि सब्सिडीज़ और लोन्स के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, ये थोड़ा सा आप बताएं कि कई लोग क्या, आज ही मेरे पास एक मतलब किसी परिचित का कॉल आया, ही वाज सेइंग कि भैया मुझे XYZ लोन लेना है क्योंकि उसमें सब्सिडी मिलती है।
तो ये माइंडसेट सही है या ये क्वेश्चन सही है? गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के प्रमोशन के लिए सब्सिडी प्लान करती है। उस सब्सिडी की प्लानिंग के पीछे उनका ये रहता है कि रियल ग्रोथ आनी चाहिए। रियल ग्रोथ कौन कर सकता है? जो उस सब्जेक्ट में है। मैं एग्जांपल से अगर आपको बात करूं कि वेयर हाउस पे सब्सिडी है, ठीक है, वेयर हाउस में सब्सिडी है, वेयर हाउस बनाने के लिए पैसा मिल जाता है, पैसा मिलने के बाद में गवर्नमेंट वेयर हाउस को रेंट पे भी ले लेती है। तो क्या ये समझदारी वाला काम है? आई डोंट नो। बट अब एक आदमी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में डील कर रहा है, ठीक है, वो ट्रेडिंग भी करता है, उसका दूसरा बिजनेस भी है जो एग्री रिलेटेड है, क्रॉप रिलेटेड है, और वो वेयर हाउस बना रहा है। और एक डॉक्टर वेयर हाउस बना रहा है, या एक वकील वेयर हाउस बना रहा है, या एक हाउसवाइफ है वो अपनी ज़मीन पे वेयर हाउस बना रही है। वो कभी भी जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है वो सक्सेसफुली सिर्फ रेंटल के बेसिस पे उस ईएमआई को पे नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने रेंट पे आपसे वेयर हाउस लिया और अगर टाइम पे नहीं दिया तो क्या आपके पास इतनी रेगुलर इनकम है कि आप उस केस के लिए उस टर्म लोन की ईएमआई रीपे कर पाओगे? गुड क्वेश्चन। बट सर इसमें देखिए एक सिचुएशन बताता हूँ आपको। हिंदुस्तान में कई लोग, जैसे भी ये वेयर हाउस की आपने बात दी, तो रूरल इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा पड़ा है। उनका ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट से हम मान लीजिए एक वेयर हाउस बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट हमको 25 लाख की सब्सिडी दे देगी, है ना। हमको बैंक को 9% का ब्याज देना है, तो 1 करोड़ पे 9 लाख का ब्याज लगता है। उनका ऐसा मानना है कि वो जो 25% मिल रहा है ना, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। दे थिंक लाइक दैट। तो क्या ये सोचना सही है? दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग। गवर्नमेंट ने प्रमोशन के लिए दिया है। गवर्नमेंट को आज की तारीख में अगर गवर्नमेंट के पास क्रॉप्स है और उसको अगर स्टोरेज करने के लिए कैपेसिटी नहीं है और गवर्नमेंट अपने वेयर हाउस में स्पेस इनसफिशिएंट पाती है, तो उन्होंने इसलिए मोटिवेट करने के लिए दिया है। पर चूंकि उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, प्लस उसकी जो इंटरेस्ट रेट है, प्लस उसकी ईएमआई का जो टेन्योर है, अगर आपको अगर 7 साल के लिए वेयर हाउस के लिए टेन्योर मिला है तो 7 साल में आपकी उसकी कॉस्ट वसूल हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोन लिया है आपने, उसकी 7 साल में उतने उस रेंट से इंटरेस्ट और ईएमआई पूरी भर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ओके। उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना ही पड़ेगा। ओके। तो अगर ये मानते हो कि आपके पास अपनी ज़मीन है, कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया और 7 साल में गवर्नमेंट से भी उतना ही पैसा आ जाएगा जितना लोन है, तो उस दिन 7वें साल में आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। राइट। तो आपसे ज़्यादा समझदार तो फिर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर तो हर आदमी को एक एग्रीकल्चर लैंड लेके डाइवर्शन करा के और वेयर हाउस बना लेना चाहिए। वो उसके अंदर जो रखी हुई आइटम्स होती है उसके अंदर रेंटल तो मिलता है, प्लस अगर अपन ने किसी प्राइवेट पार्टी का, अगर आपके पास रजिस्टर्ड वेयर हाउस का अगर आपके पास लाइसेंस है और अगर आप उसके अंदर क्रॉप की वैल्यू डाउन होती है तो आपको इमीडिएटली उसके उतने पार्ट के ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ता है। क्योंकि नहीं तो अदरवाइज तो जितना वेयर हाउस पे उसने लोन ले लिया है कस्टमर ने, जो इसकी क्रॉप रखी हुई है, आई एम टेलिंग अबाउट दैट पर्सन, कि किसी ने सोयाबीन रखा है और सोयाबीन उसने जब रखा तब 8,000 का भाव था और घटते 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 आज 6,000 का अगर सोयाबीन रह गया तो आपके पास वो माल वापस लेने आएगा ही नहीं कभी भी। बट सेम गोज इन द इंडस्ट्रीज। अभी मतलब मैं थोड़ा सा एक रिसर्च कर रहा था इसी टॉपिक पे, तो मैंने देखा है कि कई इंडिया के रीजन्स हैं जहाँ पर लोगों ने सब्सिडी के कारण इंडस्ट्रीज़ डाल ली, सब्सिडीज़ आई, उसके बाद वो इंडस्ट्रीज़ को शट डाउन करके बंद करके चले गए। बैंक का एनपीए हो गया, सब्सिडी का अमाउंट था वो भी उनको पूरा नहीं मिल पाया, और उस एरिया की बदनामी अलग हो गई है कि अब बैंक्स ना तो वहाँ नई इंडस्ट्रीज़ को फंडिंग कर रहे हैं। सही बात है। तो ये साइकोलॉजी जो है, कई लोग सब्सिडी को एज अ इनकम अर्निंग सोर्स मान के चल रहे हैं। इज़ दैट राइट? इट शुड नेवर बी टेकड एज कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप उस सेक्टर में हो, गवर्नमेंट कोई प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए दे रही है और अगर उसको गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ऐसा हो और आप रियली अगर बेनिफिशियरी बनना चाहते हो और आपका फ़ायदा भी है और गवर्नमेंट का फ़ायदा भी है, नेशनल ग्रोथ भी है, बैंक का अकाउंट भी सिक्योर्ड रहे और आप अपना सिबिल भी, अगर आप एनपीए हो जाओगे तो आप लाइफ टाइम के लिए आप अपने आप को लॉक कर लिया, कभी भी किसी भी टाइप की किसी भी बैंक फाइनेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दैट मे बी आपका फेल्यूर जो है वो ड्यू टू एनी रीज़न रहा हो, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू बिजनेस अप्स एंड डाउन्स लाइक कोविड, लाइक एनीथिंग विच मे अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और द सर्कमस्टांसेस विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल।
तो उसकी वजह से भी अगर लॉस हो जाता है, तो आप अगर सब्सिडी के लिए कोई काम करते हो और जिसमें आपका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है या आप उसको सोल बिजनेस नहीं बनाना चाहते, तो आप उस चीज़ के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो ये समझ लीजिए कि हो सकता है कि आप ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, इधर के रहना उधर। इसी से मतलब अगर समराइज़ करूँ आपकी बात, तो कि अगर आप सब्सिडी की वजह से कोई लोन ले रहे हो तो कभी मत लो। डेफिनेटली आपकी होल हार्टेड एफर्ट्स भी साथ में लगेंगे और सब कुछ सक्सेस करने का आपको मादा है, इतनी आपकी एफर्ट्स है, एनर्जी है, आपके पास इतनी टीम है और इतना आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं डिज़र्व करता हूँ और ये मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, तो फिर मिले तो कोई बुराई नहीं लेने में। मतलब उसको एड ऑन मान के चलो, उसको मेन मत मान के चलें। दैट इज़ द बेसिक पॉइंट आपने पकड़ लिया है कि जो आदमी ये बोलता है, मैंने आपसे बोला कि डॉक्टर बन के और वेयर हाउस का लोन ले रहा है, उसको तेजी मंदी के बारे में कुछ मालूम नहीं, क्रॉप्स जो रखी हुई उसकी तेजी मंदी के बारे में कुछ मालूम नहीं, उस आदमी ने आपके यहाँ जो माल रखा है उसकी वेयर हाउस रिसीट पे फाइनेंस ले लिया, फाइनेंस वाले ने जितना 75% वैल्यू दिया 25% से जहाँ रेट कम हो गया वो कभी आपके पास माल लेने आएगा ही नहीं। वेरी करेक्ट सर, वेरी करेक्ट, वेरी। सब्सिडी को इस तरीके से लेना चाहिए, सब्सिडी नहीं है बैंक की गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा नहीं है। PMFME की सब्सिडी है, उसमें 35% सब्सिडी है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। उसमें उन्होंने कैटेगरी डिसाइड कर रखी है कि एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कैटेगराइज किया है। उसमें कैटेगरी के यस दीज आर द कैटेगरीज, दीज आर नॉट कवर्ड, मतलब इस तरीके की एक्सक्लूसिव लिस्ट बनी हुई है। तो सपोज एग्जांपल के लिए कोई आदमी तेल की इंडस्ट्री डाल रहा है बट लूज तेल उसमें अलाउड नहीं है, वो भी उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि आप बिजनेस करिए, सेटअप करिए, आपको लगता है कि आप उसको कमा सकते हो और चला सकते हो, तो आप ज़रूर लोन लो, सब्सिडी का बेनिफिट उठाओ और उसको आपकी प्रोग्रेस और गवर्नमेंट की प्रोग्रेस और बैंक की प्रोग्रेस सब में एक साथ लेके चलो उसको। सेकंड 40% सब्सिडी वाला एक सिस्टम है जिसमें कैपिटल सब्सिडी बोलते हैं, जिसको इंडस्ट्रियल फैक्ट्री शेड प्लस प्लांट एंड मशीनरी के लिए मिलती है। वो 40% सब्सिडी अपने आप में बहुत अच्छा रेट है। उसमें 10% सब्सिडी एवरी ईयर आती है आपको, ओके, 4 ईयर्स कंसिक्यूटिवली 4 ईयर्स ऐसा। ओके। तो ऐसी सब्सिडी की स्कीम्स होती हैं। एक गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें अभी 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है, उद्यम क्रांति योजना हमारे स्टेट्स में है वैसा, और उसमें CGTMSE फीस भी शायद रीइंबर्स हो जाती है, तो CGTMSE का 2% का फ़ायदा और हो जाता है या 1.5% का हो जाता है, मतलब वो 2% ही पड़ेगा, 4.5% का उसको बेनिफिट हो जाता है, तो उसको कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से उसको भी ये बेनिफिट का फ़ायदा, इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहिए ऐसा। वाह। अच्छा सर, ये इतनी सारी बात हुई, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल के आया है या एक सिचुएशन निकल के आ रही है कि ये सब काम एक बिजनेस ओनर अकेला तो नहीं कर पाएगा। इट इज़ वेरी क्लियर ही नीड समवन इन हिज टीम, क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो और उसके बाद उसका वेल विशर भी हो जो कि उसके लिए सब काम कर सके। तो इस तरह के व्यक्तियों को मतलब वो सबसे पहली चीज़ तो कहाँ ढूंढे, मतलब और कौन कौन हो सकते हैं पॉसिबल ऑप्शंस, और उसको क्या क्या देखना चाहिए किसी भी एडवाइज़र को या किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड करने से पहले, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। बैलेंस शीट, खाली बैलेंस शीट उसकी लाइफ में मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेके आने वाली है। डेफिनेटली। तो जैसे हेल्थ के लिए एक डॉक्टर वो फैमिली डॉक्टर रखते हैं, तो ये बैलेंस शीट के लिए एक फैमिली बैलेंस शीट का डॉक्टर होना चाहिए। फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर, फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर तो इसके लिए क्या बोलते हैं आप, कैसे चुने वो अपना कंसल्टेंट या जो भी एडवाइज़र है वो? लेवल की बात है। अगर किसी आदमी को हो सकता है कि साल में एक बार CA की एडवाइस की ज़रूरत पड़े या उसके टैक्स कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़े, और फिर उसके बाद में उसका वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको मल्टीपल टाइम, तो जिस आदमी से वो अपॉइंट करना चाहता है उसके साथ में एक चीज़ का डिसीजन हो सकता है, स्कोप ऑफ वर्क। कोई भी आदमी कभी भी किसी को अपॉइंट करे तो बिना स्कोप ऑफ वर्क के किसी को अपॉइंट ना करे। तो स्कोप ऑफ वर्क का मतलब हुआ कि आपको अकाउंटिंग की पीरियडिसिटी क्या चाहिए, GST की रिटर्न फाइलिंग की सब्सिडी टाइमिंग क्या चाहिए, बैंक में स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना है, बैंक के वालों के इंस्पेक्शंस अटेंड करना, या और क्या क्या काम आप उस आदमी से कराना चाहते हो, यू लिस्टेड डाउन। अगर लिस्ट में अगर आपका इवन ये भी है कि मुझे 5 तारीख तक बैंक का रिकन्सिलेशन बन जाना चाहिए, तो अगर वो भी है तो वो आपको लिख के डिसाइड करो। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो काम दे रहा हूँ उससे इस आदमी के इतने वर्क आवर्स लगेंगे, इतने मैन आवर्स लगेंगे, तो वो आदमी को आप हायर करने के लिए आप क्या कॉस्ट बियर कर सकते हो,
आप डेफिनेटली आप सोचोगे कि मुझे 10,000 रुपये महीना देना है, तो मार्केट में वो आदमी हो सकता है कि 10,000 में अवेलेबल नहीं, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल लेवल और उसके पास जो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उसके लिए जो वो सर्विसेज दे रहा है और उसके अंदर उसका जितना टाइम लग रहा है और जितने पैसे की फीस का उसका लेवल बन गया, तो वो हो सकता है कि आप 10,000 सोच रहे हो सकता है वो 14,000 मांगे, 12,000 मांगे, 15,000 मांगे। उस गैप को भी आप कम कर सकते हो, बट अगर उस लेवल पे भी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसमें बुराई कुछ नहीं, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि उस आदमी ने ये सब स्कोप ऑफ वर्क आपने जो दिया वो आपके स्कोप ऑफ वर्क और उसकी फ़ीस दोनों सेम लेवल पे मैच हो गई। अब मैच हो गई तो आपको अब फ्री हो गए आप इस चीज़ से कि मेरे को अब इस सेगमेंट में कुछ नहीं देखना, मुझे तो सिर्फ मेरा बिजनेस करना है, मुझे मेरे ऑपरेशंस पे ध्यान देना है। बाकी टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग से रिलेटेड और जितना जीएसटी, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ मैटर्स जितने भी हैं वो सब उस प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको आप उस आदमी जिसको आप ये अपॉइंट कर रहे हो आप उसको बोल सकते हो वर्चुअल CFO। बराबर है कि उसको अपना टाइम देना है, अपना काम गेट डन कराना है, वो अपनी टीम से कराए, वो खुद करे, चाहे कुछ भी करे। कॉस्ट का डिफरेंस थोड़ा सा हो सकता है, पर आप जो चाहते हो वो ऑल टाइम उस टाइम में नहीं मिलता। जब मैंने पहली बार ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने गया था तो मेरा 8 लाख का बजट था, तो प्रॉपर्टी जो थी वो 10 लाख की थी, तो बस वो एक जंप मारनी थी मुझे, उतना सा 20% का गैप होता है, वही 10% और 15,000 की फ़ीस में, वो 10,000 और 15,000 की फ़ीस में वही डिफरेंस है। आप करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका बेनिफिट उसकी अगर कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट कैन बी रीडिसाइडेड एवरी टाइम ऐसा। हाँ, हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो आप। भाई आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो भी सोचेगा कि भाई इसका मेरा वॉल्यूम डबल हो गया, लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ था, मैंने ये फीस आपको कोट की थी, अब आपका टर्नओवर 25 करोड़ हो गया, तो 2.5 टाइम्स आपका वॉल्यूम बढ़ गया, तो मुझे भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो इट कैन बी रीडिसाइडेड एनी टाइम, बट स्कोप ऑफ वर्क, व्हाट द बेसिक थिंग आई वाज इंटेंडिंग टू टेल यू इज़ कि स्कोप ऑफ वर्क आपने डिसाइड करके किसी भी आदमी को काम दिया कि भाई मुझे ये काम चाहिए, इसकी आपकी क्या कॉस्ट है, तो उसमें आपके पास 2, 3, 4 ऑप्शंस और बेस्ट रेफर्ड अगर कोई है और वो जिससे आप बात कर रहे हो वो अगर आपकी किसी रेफरेंस से आया है और आपको अच्छा लगता है कि भाई मैंने ये काम जिसको दिया है उसको मेरे पहले से पहचान है या ये ऑलरेडी रिकमेंडेड बाय समवन है, तो बेस्ट ऑफ ऑल। कॉस्ट लेके चलेंगे तो आप जीत में रहेंगे, कॉस्ट नहीं लेके चलेंगे तो आप आखिरी में हार जाएंगे। कोई आदमी सोचता है कि मतलब मैं जब होगा तब देखा जाएगा, तो तब तक तो देर हो चुकी होती है। ओके, इंश्योरेंस जैसा काम है, पहले ले लो तो बढ़िया है, लास्ट मोमेंट पे नहीं मिलता। बस वो वाली बात है कि मतलब कुछ साल प्रीमियम भर दी तो आपको जिस साल में क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी तब आपका काम अच्छा हो जाएगा, ऐसा। तो डेफिनेटली एक आदमी को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, टाइमली पेमेंट, आज भी हमारे पास कई लोग अप्रोच कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर का रिटर्न नहीं भरा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आज भी ऐसे कई क्लाइंट मेरे नॉलेज में है। आज भी इवन में एक आदमी मेरे ऑफिस आने वाला है जिसका कि लास्ट ईयर का उसने अभी जुलाई का जो ITR है वो आज तक फाइल नहीं किया है। जस्ट थिंक कि मतलब कितनी इंटरेस्ट पेनल्टी भरने के लिए वो तैयार बैठा है, बाप रे। और वो आज की तारीख में ये सब चीज़ क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि उसको रिटर्न भरना है, क्योंकि उसको बैंक में अपने टर्नओवर के बेसिस पे उसको एनहांसमेंट चाहिए। इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी जो है वो उसके टर्नओवर जो उसको टाइम पे भर देता और टाइम पे उसका रिटर्न चला जाता, उस पर टैक्स पेमेंट उसी टाइम हो जाता, इंटरेस्ट पेनल्टी से बच जाता और उसी टाइम पे उसको बैंक वाला लोन एनहांसमेंट भी दे सकता था, क्योंकि टर्नओवर में उससे कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। टर्नओवर तो 31 मार्च को फ्रीज हो गया, बराबर है। अब वो आज खड़ा कहाँ है? दिसंबर में। अभी तक वही 3 महीने वाली कहानी आ गई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का टाइम मिला था, अब वहाँ तक तो नहीं भरा उसने, अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के 6 महीने का वो इंटरेस्ट भर रहा है, पेनल्टी भर रहा है। 234A, 234B, 234C, 3 तरह की उसको पेनल्टी लग रही है, इंटरेस्ट लग रहा है, सॉरी। मतलब सेम बिजनेसमैन उसकी दूसरी लाइन का होगा, वो प्रॉफिट है और इसका लॉस है। और दूसरी चीज़ कि अगर उसने टाइम पे ये सब कुछ कर लिया होता तो उसकी लिमिट बढ़ गई होती, तो उसको प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा मिला होता, तो वो उसका टर्नओवर बढ़ाया होता तो उसको प्रॉफिट कमाया होता। एक नंबर अगर आपको देना हो कि ये कंसल्टेंट की जो कॉस्ट होती है, जैसे सपोज कीजिए मेरा नेट प्रॉफिट 10 लाख है, तो मेरे नेट प्रॉफिट की 10 लाख की बात करूं मैं, तो मेरा अगर मान लो सेल्स 1 करोड़ रुपए है, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है ना, 20 लाख रुपए मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, तो खर्चे होते हैं, उसमें से एक खर्चा इंटरेस्ट का खर्चा होता है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन बैलेंस शीट। तो कोई जब मैं ऐसा CFO, वर्चुअल CFO लेके आ रहा हूँ अपनी कंपनी में, तो मुझे क्या एक्सपेक्ट रखना चाहिए कि यार ये इतना % तो मेरे इस इंटरेस्ट कॉस्ट को नीचे लाए या इन एक्सपेंसेस को, पेनल्टीज को बचाए, वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? स्कोप ऑफ वर्क। फिर भी एक रफ नंबर अगर हम तो लिखें। अपन ये मान के चलें कि हमारी जितना आदमी प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहा है
वो आपकी कॉस्टिंग में कम से कम 50% सेविंग कर दे, या तो 50% मान के चले। जो दूसरे खर्चे जो अननेसेसरी हमारे लग रहे हैं, या जो हमारी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, स्टॉक स्टेटमेंट टाइम पे नहीं दिया तो 2% इंटरेस्ट रेट, पेनल इंटरेस्ट लगता है बैंक। राइट। अब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जब आदमी जीएसटी की तैयारी कर लेता है तो फिर बैंक का स्टॉक स्टेटमेंट देने में क्या तकलीफ हो सकती है? क्योंकि फिगर्स फ्रीज हो चुके, फिगर्स फिक्स हो गए, सेल्स में 1 रुपये का इंक्रीमेंट आना नहीं है, परचेज में कोई फिगर का चेंज आना नहीं है। जीएसटी को गवर्नमेंट को ऑलरेडी टाइम पे भर ही रहे, तो फिर बैंक को क्यों ना दें? मतलब आपका पॉइंट है तो उस हिसाब से अगर मान लो किसी को मैं 1 लाख रुपए साल दे रहा हूँ, तो साल का अगर वो मेरे को 2 लाख रुपए बचा रहा है तो इट्स वर्थ इट। डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही बचेगा सर। उससे ज़्यादा बचेगा, वो तो 10 टाइम्स बचेगा। पर अगर उसको स्टार्ट विथ करना है तो आखिर हर चीज़ की एक ग्रेजुअली कोई इंक्रीमेंट होती है ना। ये सारी बात से एक बात समझ में आ रही है कि इंडियन एमएसएमईज को अपने माइंडसेट के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अकाउंटिंग को वो एक खर्चा नहीं, एक इन्वेस्टमेंट समझें। और टाइमली कोई चीज़ करने से इतना बेनिफिट हो जाता है जिससे कि आपको किसी सब्सिडी की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी कॉस्टिंग इतनी सेव हो जाएगी, इतना आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इतने आपके कनेक्शन बढ़ जाएंगे, इतना आप मेंटली उन चीज़ों से अपने आप को फ्री कर पाए। तो एट दैट टाइम आप अपना बिजनेस उतना मल्टीपल टाइम या मैनी फोल्ड कर सकते हैं, या नई लाइन ऑफ एक्टिविटी साइड बाय साइड चालू कर सकते हैं। जो चीज़ आप अभी बिना एक्सपर्ट की यूज़ करके और आप जहाँ अपना दिमाग खा पा रहे हो, उस चीज़ के बजाय आप उसको अपने दिमाग को, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना काम करिए। नहीं बट सर जो आप बोल रहे हैं ना, इसका मैंने वही साइकोलॉजिकल इसका रीज़न यही है कि हमारे देश में क्या है कि इनको खर्चा माना जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं माना। आदमी एसआईपी करने तैयार है क्योंकि उसको लगता है कि एक समय बाद वो मुझे मिल जाएगी, बट जब वो किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहा होता है तो वो उसको ये लगता है कि मैं इनको जो पैसे दे रहा हूँ पता नहीं उसका मुझे रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है कि ये जो वर्क है ये दिखता है सामने सामने। क्या आप कभी किसी डॉक्टर को बोला है कि ओटी में सर मेरे पापा का ऑपरेशन है, मुझे भी खड़े रहने की परमिशन दे दो? नहीं बोला ना। तो आप उससे सीखना चाहते हो, या आप उससे पूछते हो कि आप साहब ऑपरेशन कैसे करते हो, क्या करते हो इसमें? नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो दिखता नहीं है। फिर उसकी चार्जेस की कॉस्ट वो 10 गुना ले ले। तो ये जो चीज़ है ये बिजनेस से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, अपफ्रंट होने वाली है, उन्हीं की आंखों के सामने होगी, तो उनको ऐसा लगता है कि यार जब ये जो काम कर रहा है ये तो मैं ही कर लेता, या मेरा आदमी कर लेता। राइट। तो वो अब फिर उसके बाद में वही वाली बात है कि 2 और 2 4 की जोड़ लगानी है, तो वो सिंपल अरिथमेटिक है, क्योंकि वो तो कैलकुलेटर भी कर देता है। पर इसमें से कौन सा फिगर गलत है और उसकी वजह से सही जोड़ के आनी चाहिए, वो तो जो है वो जब तक एक्सपर्ट ओपिनियन या एडवांस अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो भी कोई प्रोफेशनल जो भी वर्थ है उसको जब तक अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं। इसका स्ट्रेटेजिक सर जो आपने बोला उसके अलावा एक और है, ये खाली मैथमेटिक्स की बात नहीं है, इसका एक स्ट्रेटेजिक मैथ आपसे बात करते करते जो मैंने रियलाइज़ किया है। बिकॉज आप समझिएगा, आपने मुझे बताया कि भाई बैलेंस शीट के आधार पर ही सारा फाइनेंस चलता है, तो बैलेंस शीट एक बिजनेसमैन को थोड़ी पता है कैसे बनती है, ही डजंट नो। और उसको ये भी नहीं पता बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसको ये भी नहीं पता बैंक की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से मुझे काम क्या करना है। अगर वो बैलेंस शीट का काम करेगा तो फिर तो वो टैक्स कंसल्टेंट बन गया, उसका बिजनेस कौन करेगा? सही बात है। तो अपने बिजनेस को छोड़ अगर वो ये करेगा तो ही इज डूइंग हिज ओन लॉस। दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अगर हम ये बात करें कि हम प्रोप्राइटरशिप पे ही खड़े हैं अभी भी, हमारा टर्नओवर किसी का 10 करोड़ है, किसी का 25 करोड़ है, और वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जिंदा है। ठीक है, उस आदमी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेवल सबसे पहले चेंज करना चाहिए कि उसको सबसे पहले अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड LLP या लिस्टेड लिमिटेड कंपनी करनी चाहिए। आज उसका टर्नओवर जिस लेवल पे है उस लेवल पे जो फैसिलिटीज़, मैं एग्जांपल से 3 4 5 चीज़ें साथ में ऐड करता जाता हूँ कि बैंकर की सैंक्शन पावर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में सपोज 2 करोड़ है, उसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड की उसी ऑफिसर की सैंक्शन पावर बैंक में 5 करोड़ है या 10 करोड़। रियली? यस। तो हम जिस लेवल से हम मीटर गेज पे ही अगर चलना चाहते हैं तो ब्रॉड गेज पे या इलेक्ट्रिक इंजन पे कभी नहीं जा पाएंगे। तो हम अगर विज़न वाइज चलें कि आज किसी आदमी का टर्नओवर 10 करोड़ है, ठीक है, उसको लग रहा है मेरा अगले साल 25 करोड़ होगा, फिर 50 करोड़, 100 करोड़ होगा, तो आज ही उस प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में आज ही उसको कन्वर्ट कर ले। उससे उसको 3 4 5 फ़ायदे होंगे। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर को रेमुनेशन नहीं मिलता, डायरेक्टर को रेमुनेशन मिलता है। गवर्नमेंट के जितने टेंडर में वो जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी नहीं होगा तो उसको किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और सैंक्शनिंग पावर प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से स्कोरिंग मॉडल में चलेगा।
फ्यूचर में जब उसकी कंपनी 3, 4, 5 साल में अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड होगी, अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर कर रही होगी, तो वो आईपीओ की तरफ जाता है, लिस्टिंग के लिए जाता है। आज की तारीख में गवर्नमेंट जो है वो प्रेफर कर रही है कि एसएमई लिस्टिंग जल्दी से जल्दी की जाए। गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से देखें तो अगर लाखों कंपनी है तो उनके सामने हज़ारों कंपनी भी लिस्टेड नहीं है अभी तक। सही बात है। तो वो जो 90% का जो गैप है, 100 में से 10 लिस्टेड है अगर, या 15 लिस्टेड हैं, तो जो 85 जो और लिस्टेड हो सकती हैं या होनी चाहिए, तो वो क्लाइंट अगर आज की तारीख में कि भाई हम तो बनिए की दुकान जैसा ही प्रोप्राइटरशिप ही चलती रहेगी हमारी और हम आगे भी कुछ नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ उनको कहेगी कि यार तुमने हमारे लिए सब कुछ बनाया बसाया, पर ऐसा क्यों बसाया जो हमको आज की तारीख में तकलीफ दे रहा है। राइट। नेक्स्ट जनरेशन के लिए आपकी लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी ग्रोथ है, तो अगली जनरेशन, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आपको 25 साल हो गए बिजनेस करते करते और आप प्रोप्राइटरशिप में ही हो, और आपका बेटा जो है वो जिस पढ़ाई को करके आया, आपने उसको MBA कराया लंदन से, अब वो कह रहा था पापा मेरे को पब्लिक इशू लाना है, तो आज अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करोगे तो 5 साल तक तो इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। राइट। तो तब तक तो उसको घर पे बैठ के जो है वो यही वाला काम संभालना है जो आप संभाल रहे थे। और ओवरनाइट हर चीज़ नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ को शिफ्ट होने में, मॉडर्नाइज होने में, अपग्रेड होने में, हर चीज़ में टाइम लगता है ना, ऐसा। तो यू शुड प्लान इन सच ए वे कि आने वाले समय में इंडिया का जो कल्चर है होने वाला है, गवर्नमेंट जो सोच रही है और जो आगे की प्रोग्रेसिव ग्रोथ आपको, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने कल्चर को जितना कॉर्पोरेट कल्चर में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी ये प्रोप्राइटरशिप वाली, देखिए टर्नओवर और प्रॉफिट का भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। 10 करोड़ का प्रॉफिट है, 5 लाख का प्रॉफिट है। 10 करोड़ का टर्नओवर है, 5 लाख का प्रॉफिट है, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग इज लाइक यू आर डाइंग स्लोली। मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर ट्रेडिंग जो है वो, ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि मरने की तैयारी, ऐसा। राइट। तो आप अगर, और फिर कॉर्पोरेट कल्चर में जब जाओगे तो शेयर कैपिटल रहेगी, शेयर प्रीमियम रहेगी, सिक्योर्ड लोन पे आपका कंट्रोल रहेगा, मॉनिटरिंग साथ में होगी, आपकी कैपिटल टाइम टू टाइम आपको इंक्रीज़ करने के लिए अथॉराइज कैपिटल साथ में बढ़ाते जाओगे, हर चीज़ का आपको नॉलेज रहेगा। साल के आखिरी में ड्राइंग्स जैसा पैसा नहीं निकाला जा सकता जैसा प्रोप्राइटरशिप में है। आपको रेमुनेशन डिसाइड करना पड़ेगा, रेमुनेशन जो होगा वो कॉर्पोरेट में। और आप प्राइवेट लिमिटेड का एज ए CMD का अगर कार्ड किसी को दिखाते हो तो वो क्या डिनोट करता है? वो नोट करता है कि आप क्वालिफाइड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं और प्लस ऑर्गेनाइज हैं। ऑर्गेनाइज्ड है, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप ED हैं, आप CFO हैं किसी जगह के, तो वो भले ही आप आटा प्लांट चला रहे हैं आटा चक्की चला रहे हैं, भले आटा चक्की चला रहे हैं, बट आपका जो काम करने का तरीका है वो अगर आपका लिस्टेड कंपनी जैसा है या कॉर्पोरेट कल्चर जैसा है, जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि हमें जीतना है आगे चल के, तो हमें डेफिनेटली स्ट्रक्चरल वे में जाना चाहिए, मैं ऐसा कहूँगा। लिटरली सर, इट इज़ अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन। अब मुझे मतलब ऐसा फील हो रहा है कि हमको तो अभी 2-3 एपिसोड शूट करने पड़ेंगे अलग अलग, क्योंकि लिटरली अभी जो टॉपिक्स हैं तो सरफेस लेवल पे स्क्रैच हुए हैं, इनकी डेप्थ में तो हम गए ही नहीं है। सो सब्जेक्ट इज़ वेरी वास्ट, और जितने मुझे नॉलेज है वो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट करना चाहूँगा कि आप डार्क में, अंधेरे में जा रहे हैं तो जाना दिल्ली है, टिकट बॉम्बे का ले लिया, तो अल्टीमेटली आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे और मंजिल से उतने दूर होते जाओगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम और आपकी एक्सपर्टीज़ के लिए। इट इज़ रियली वैल्यूएबल, मतलब मेरे लिए तो बहुत इंसाइटफुल रहा और मेरे लगता है कि सभी ऑडियंस के लिए भी बहुत इंसाइटफुल एपिसोड रहा। आज की तारीख में कॉस्ट सेविंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यही टारगेट होना चाहिए हर बिजनेसमैन का, ऐसा मेरा कहना है। और उसके लिए मैं आपकी जितनी भी हेल्प आप जब भी चाहोगे तो मैं करने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड पक्का हम लोग जल्दी शूट करते हैं। थैंक्स फॉर डूइंग दिस। धन्यवाद।